कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपका दूसरा चैप्टर है धंधाकीय सेवाएं, जिसमें हम विविध प्रकार की सेवाओं के बारे में देख रहे थे जो धंधे को या व्यापार को सहायक होती हैं। सबसे पहले हमने बीमा का अर्थ और उसके बाद बीमा के जो 4 सिद्धांत थे उनको समझा था। अब आज का हमारा टॉपिक है बीमा के प्रकार। तो यहाँ आपको चार्ट बनाया गया आपकी किताब में, जिसमें बीमा के मुख्य 2 प्रकार बताए गए हैं, एक जीवन बीमा और दूसरा सामान्य बीमा। जीवन बीमा में 2 प्रकार हैं, आजीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा या हयाती बीमा। और फिर सामान्य बीमा में मुख्य 3 प्रकार दिए गए हैं और उन 3 प्रकारों में अलग अलग प्रकार उसके दिए गए हैं। माल परिवहन का बीमा है, आग का बीमा है और अन्य सामान्य बीमा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे बीमा के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो आज बीमा के प्रकार एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले जीवन बीमा, जिसमें आजीवन बीमा पहला पॉइंट। तो आजीवन बीमा क्या है? तो आजीवन बीमा के अंदर जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हो, उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती है। ऐसे अनुबंध को आजीवन बीमा कहा जाता है। परिभाषाएं आ सकती है एग्ज़ाम में, या फिर जो आपके टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आजीवन बीमा का अर्थ दिया है कि जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हो, यानी कि जो भी व्यक्ति हो कि जिसने बीमा करवाया हो, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी तो ये नहीं समझने का कि सिर्फ उसका बेटा ही होगा उत्तराधिकारी, लेकिन उत्तराधिकारी व्यक्ति किसी को भी बना सकता है। उत्तराधिकारी को इंग्लिश में नॉमिनी क्या कहा जाता है। तो नॉमिनी किसी को भी बना सकता है, चाहे भले उसका पड़ोसी हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, उसकी पत्नी हो, बच्चे हों, किसी को भी वो उत्तराधिकारी बना सकता है। तो जब व्यक्ति ने बीमा करवाया हो और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको उसका जो उत्तराधिकारी है, बीमा कंपनी उस उत्तराधिकारी को बीमा की रकम चुकाएगा, ऐसा वचन वो उस व्यक्ति को करता है जिसने बीमा करवाया होता है कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम जिसका भी नाम लिखा रहे हो उत्तराधिकारी में, उसे ये सारे पैसे चुका दिए जाएंगे। और ऐसा अनुबंध जो किया जाता है, यानी कि करार एग्रीमेंट किया जाता है, उसे आजीवन बीमा कहते हैं। आजीवन बीमा 2 चीज़ें याद रखने की कि बीमा लेने वाला व्यक्ति प्रीमियम जो होगा, यानी कि जो रकम भरी जाती है, हफ्ता भरा जाता है, वो निश्चित समय पर भरता है और आजीवन भरता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक वो जीवन बीमा भरता रहता है। साथ में ये भी लिखा गया है कि मनुष्य का जीवन अमूल्य होता है, उसका कोई भी मूल्य आंका नहीं जा सकता है। हम अपने जीवन का जो कीमत है वो नहीं लगा सकते हैं कि हमारा जीवन 1 करोड़ का होगा, 50 लाख का होगा, 2 करोड़ का, हम ऐसा कोई कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जीवन अमूल्य होता है। तो इसलिए व्यक्ति की जो क्षमता है, व्यक्ति की जैसी आर्थिक स्थिति होगी, उसकी जैसी आय होगी, उसके अनुसार वो बीमा की रकम निश्चित करता है। अपनी आर्थिक क्षमता या प्रीमियम चुकाने की क्षमता पर वो बीमा की रकम निश्चित करता है। साथ में इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कि जो नुकसान वगैरह है उसकी भरपाई होती नहीं है, क्योंकि जीवन तो अमूल्य है, एक ही बार जीवन प्राप्त होता है, तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। साथ में आपकी किताब में ये एक ज़रूरी बात लिखी है कि व्यक्ति की मृत्यु का कारण शंकास्पद न हो तो बीमा कंपनी पॉलिसी की पूरी रकम चुकाने के लिए बद्ध है। शंकास्पद कि अगर व्यक्ति है वो उसकी मृत्यु नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, उसने आत्महत्या न की हो, किसी ने उसे मारा ना हो, एक्सीडेंट ना हुआ हो। ऐसी परिस्थिति में जानबूझ करके कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जानबूझ करके आत्महत्या करते हैं या किसी को बोल देते हैं मारने के लिए, ताकि बीमा की पूरी रकम उसके परिवार वालों को मिल जाए। तो शंकास्पद मृत्यु नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, तभी ये आजीवन बीमा की रकम प्राप्त होती है।
तो ये आपका आजीवन बीमा हो गया। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है बंदोबस्ती बीमा या हयाती बीमा। बंदोबस्ती बीमा में भी यही बात लागू होती है, लेकिन यहाँ पे आजीवन बीमा का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है। एक निश्चित अवधि होती है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उस समय तक प्रीमियम की रकम भरनी होती है। प्रीमियम की रकम पूरे होने तक अगर व्यक्ति जीवित है तो वो बीमा की रकम प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है इस बीच में, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो बीमा की रकम प्राप्त करेगा। तो ये याद रखना है आजीवन बीमा में कि आजीवन बीमा पूरे आजीवन भरा जाता है और बंदोबस्ती बीमा निश्चित समय तक भरा जाता है। तो यहाँ पे दो आपके आजीवन बीमा के पॉइंट होते हैं। उसके बाद सामान्य बीमा। सामान्य बीमा के 3 प्रकार दिए गए हैं: माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य सामान्य बीमा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है माल परिवहन का बीमा। माल परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल सामान जब ले जाया जाता है तो अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जिससे माल सामान या तो पूरा नष्ट हो जाता है या तो फिर कुछ उसका भाग खराब हो जाता है, तो उसके लिए बीमा करवाया जाता है। माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2 प्रकार से ले जा सकते हैं, 3 प्रकार दिए गए हैं। समुद्री बीमा है, यानी कि जल मार्ग से हम ले जा सकते हैं तो उसका बीमा करवा सकते हैं। हवाई बीमा है कि जो एरोप्लेन में ले जाते हैं माल सामान, उसका बीमा करवा सकते हैं। और दूसरा है और तीसरा पॉइंट आता है मार्ग या रेलवे सड़क बीमा के रूप में जाना जाता है। मार्ग यानी कि जमीन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस प्रकार माल सामान ले जाते हैं, या तो सड़क के द्वारा ले जाएंगे या तो रेलवे के द्वारा। तो इस प्रकार ये 3 स्वरूप दिए गए हैं कि माल परिवहन 3 स्वरूप से किया जाता है, तो उसी प्रकार उस बीमा के भी 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है समुद्री बीमा। समुद्री बीमा में सबसे पहले तो ये बात लिखी गई है कि समुद्री मार्ग से माल परिवहन काफ़ी सस्ता होता है। अगर समुद्र के रास्ते से हमको माल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश पे पहुंचाना है तो उसका खर्चा काफ़ी कम होता है, लेकिन विलंबकारी या तो मतलब लंबा समय हो लगता है और जोखिमी भी अधिक होता है। कि अगर हमको समुद्र के रास्ते से माल सामान भेजना है तो एक तो उसमें देरी बहुत लगती है और जोखिमी भी होता है। तो इसलिए बीमा का ये प्रकार सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि 18वीं सदी से पूर्व अधिकतर समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो इस प्रकार समुद्री रास्ते से करते आ रहे हैं। फिर साथ में आपकी किताब में लिखा है कि लाइड्स ऑफ लंदन नाम की संस्था ने समुद्री बीमा का प्रारंभ किया था। जो ये संस्था है वो 325 वर्ष से अभी तक समुद्री बीमा का लाभ अपने ग्राहकों को देते आ रही है, यानी कि 325 वर्ष से भी अधिक समय हो गए इस संस्था को जिसने समुद्री बीमा शुरू किया था। तो ये समुद्री बीमा आपका हो गया। उसके बाद आता है हवाई बीमा। हवाई बीमा के अंदर 19वीं सदी के उत्तरार्ध से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई बीमा का प्रारंभ हुआ है। कि पहले सिर्फ समुद्र के रास्ते से ले जाया जाता था माल सामान, फिर जब हवाई जहाज़ की ये सब की खोज की गई तो हवाई मार्ग के द्वारा भी माल सामान का स्थानांतरण किया जाने लग गया। तो जब हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल सामान भेजने लग गए तो उसके साथ साथ हवाई बीमा की भी शुरुआत हो गई। जो ये हवाई वाहन व्यवहार है ये तो ये खूब तीव्र होता है, यानी कि जल्दी से माल सामान पहुंचा दिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक खर्चीला होता है और जोखिमी भी होता है। इसलिए हवाई परिवहन से किस प्रकार की वस्तुएं भेजी जाती हैं, तो जो मूल्यवान हो यानी कि जो बहुत कीमती वस्तु हो वो, और वजन में जो हल्की हो, ऐसी वस्तुओं का परिवहन या स्थानांतरण हवाई मार्ग के द्वारा किया जाता है। समुद्री और मार्ग बीमा की तुलना में हवाई बीमा का प्रीमियम दर ऊंचा होता है, क्योंकि ये सबसे खर्चीला मार्ग कहलाता है। सबसे अधिक खर्च इस हवाई मार्ग में होता है। उसके बाद अगला माल परिवहन का बीमा आता है मार्ग बीमा या रेलवे या सड़क बीमा। तो मार्ग यानी कि भूमि से जब हम जमीन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल सामान ले जाते हैं तो उसमें काफ़ी जोखिम होता है, जैसे कि चोरी है, लूटपाट है,
माल स्थानांतरण से हानि, यानी कि माल सामान हम एक जगह चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, तो उसमें कुछ माल सामान टूट जाए या खराब हो जाए, तो इन जोखिमों से रक्षण प्राप्त करने के लिए ये मार्ग बीमा, रेलवे या सड़क बीमा लिया जाता है। तो यहाँ आपका पहला प्रकार था माल परिवहन का बीमा, वो यहाँ पूरा हुआ। उसके बाद सामान्य बीमा में दूसरा आता है आग का बीमा, कि आग लगने से अगर कोई चीज़ नष्ट हो जा रही है तो उसका बीमा करवाया जाता है। आग के बीमा में याद रखना है कि उसमें बीमा योग्य हित का सिद्धांत लागू होना ही चाहिए। हमने सिद्धांत में देखा था बीमा योग्य हित का सिद्धांत, यानी कि जो वस्तु जल के नष्ट हुई है उसमें जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया है उसका आर्थिक हित होना चाहिए, यानी कि वो वस्तु उसके हित में उसकी होनी चाहिए, तभी वो बीमा की रकम प्राप्त कर सकता है। और फिर उसके बाद अगला आपका आखिरी आता है अन्य सामान्य बीमा। अन्य सामान्य बीमा में बहुत सारे जो बीमा के प्रकार हैं सबका समावेश इसके अंदर हो जाता है। जैसे अब के समय में तो अलग अलग प्रकार के बीमा होने लग गए हैं कि जो हमने कभी शायद सुने भी नहीं होंगे। तो जिसमें आता है गायक के गले का विशिष्ट बीमा, कि कोई अगर गायक है, सिंगर है, तो वो उसको तो गाने से ही उसकी पहचान है, गाने से ही उसकी कमाई होती है, वो पूंजी प्राप्त करता है, पैसे प्राप्त करता है, तो वो अपने गले का बीमा करवाता है कि कभी अगर गला उसका ख़राब हो जाए, वो गा नहीं सके आजीवन, तो उसके बीमा की रकम उसको प्राप्त हो सकती है। वाहनों के उपयोग से दूसरों को क्षतिपूर्ति देने वाला त्राहित पक्ष का बीमा। तो इसमें अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और हमारी गाड़ी से सामने वाले व्यक्ति को चोट लग गई है तो उस व्यक्ति को बीमा की रकम प्राप्त होती है, तो वो त्राहित पक्ष का बीमा कहलाता है। कर्मचारी प्रतिफल का बीमा, श्रमिक बीमा, विद्यार्थी समूह को होने वाले सामान्य सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा, चिकित्सा करवाने का प्रतिफल प्राप्त करने का बीमा, धंधा बंद रहने से लाभ में होने वाले नुकसान का बीमा, साथ में है कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से होने वाले क्षतिपूर्ति का बीमा, खेल कूद की स्पर्धाएं प्राकृतिक कारणों से आयोजित न की जा सकें अथवा विलंबित हो तो उससे होने वाली हानि का बीमा। तो ये सारे बहुत सारे प्रकार हैं, ये तो कुछ ही नाम आपको दिए गए हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों बीमा के प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से बीमा लिया जा सकता है। साथ में अब के समय में लिखा है कि व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा और इलाज के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है, कि अब का समय ऐसा हो गया है कि अगर हम मामूली भी बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो हज़ारों रुपये का खर्च हो जाता है। तो व्यक्ति का जीवन अमूल्य होता है, हम जितना हो सके उतना अपने आप को या अपने परिजनों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो जिसके लिए आरोग्य संबंधित जो बीमा लिया जाता है उसे स्वास्थ्य का बीमा कहा जाता है। तो उसमें बीमा लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा प्रीमियम के बदले में बीमारी के खर्च की भरपाई करे, ऐसी बीमा पॉलिसी का स्वास्थ्य का बीमा यानी कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस कहते हैं। कि हम वो प्रीमियम भरते हैं कि अगर हमें कोई बड़ी बीमारी होती है, कुछ ज़्यादा खर्च होता है, तो उसकी रकम बीमा कंपनी चुकाती है, जिसे मेडिक्लेम, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, मेडिक्लेम है कि नहीं है, हॉस्पिटल में पूछा जाता है। तो वो यही है कि जो अधिक खर्चा होता है तो उतनी पूंजी उस समय हमारे पास नहीं होती है, तो मेडिक्लेम के द्वारा बीमा कंपनी उसे चुका देती है। तो यहाँ आपके बीमा का प्रकार वो यहाँ पे आपका टॉपिक पूरा होता है। उसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे।